हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। दिस इज अजीत चरण। वेलकम टू स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट। उम्मीद करते हैं आप लोग सब अच्छे होंगे। इसी उम्मीद के साथ हम आगे बढ़ते हैं। आज का एक स्पेशल सेशन है, बहुत खास सेशन है। मैंने जितने भी टॉपिक्स अब तक हिस्ट्री में पढ़ाए हैं, आज उसमें से सारे का कुछ क्वेश्चन जो CUT के लेवल का क्वेश्चन है उसका डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो इसको नोट करते जाइएगा। यहाँ पर ज़्यादा विजिबिलिटी नहीं है, जो नोट्स मैंने PPT में दिए हैं वो ज़्यादा विजिबल नहीं है, लेकिन मैं कुछ लिखता जाऊँगा, आप नोट्स करते जाइएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, CUT के लेवल की अच्छी तैयारी हो जाएगी अगर इन क्वेश्चन को करेंगे तो। ठीक है, तो देखिए मैं कुछ डिस्कशन कर रहा हूँ यहाँ पर पैलियोलिथिक एज के बारे में, है ना। प्री हिस्टोरिक इंडिया यानी कि पुरानी जो जहाँ से हम लोग शुरू किए थे प्री हिस्टोरिक इंडिया, तो प्री हिस्टोरिक इंडिया से हम शुरू कर रहे हैं। ठीक है, प्री हिस्टोरिक इंडिया कौन सा टाइम था, तो वो पैलियोलिथिक एज था। ठीक है, तो पैलियोलिथिक एज की हम बातें करेंगे, प्री हिस्टोरिक पैलियोलिथिक एज, है ना। वेयर आर द मेसोलिथिक, हाँ कहते हैं वेयर आर द मेसोलिथिक साइट्स लार्जली फाउंड। अब यहाँ पर मेसोलिथिक, पियोलिथिक, ये सब मेसोलिथिक और सारी चीजें मैंने नियोलिथिक ये सब चर्चा हमने कर दिया था। ठीक है, तो मेसोलिथिक से क्वेश्चन है कि कहाँ, वेयर आर द मेजर, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, शायद आपको विजिबल नहीं हो। वेयर आर द मेजर साइट्स ऑफ मेसोलिथिक एज फाउंड। मेजर साइट का मतलब कहना है मेजर साइट, यहाँ पर देखिए MAJOR, मेजर SIT साइट। मेजर साइट का मतलब होता है कि मुख्य जगह, मेसोलिथिक एज का मुख्य जगह क्या कौन कौन सा है, जहां मेसोलिथिक एज की एविडेंस की चीजें मिली है वो जगह कौन कौन सा है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर एक जगह है राजस्थान। राजस्थान में मेसोलिथिक एज में जो चीजें मिलती थी, सेंट्रल एंड ईस्टर्न इंडिया, सेंट्रल इंडिया में भी मिलता है और ईस्टर्न इंडिया, सेंट्रल इंडिया ने मध्य प्रदेश की बात करेंगे, और साउदर्न उत्तर प्रदेश में साउदर्न की ओर बढ़ेंगे तो वहां पर भी मिलता है, और साउदर्न रिवर ऑफ कृष्णा नदी के साउथ रिवर में पलता है ना। तो इन सब जगहों पर क्या मिलता है, ये सब मेसोलिथिक एज की चीजें, एविडेंस वगैरह मिलती है ना। अभी भी एक्सकवेशन चल रही है और इन जगहों पर नई नई चीजें सामने आ रही है, पुरानी चीजें जो ऐतिहासिक चीजें हैं। ठीक है, तो इन सब चीजों पर का साइट है जहां पर कि कुछ चीजें, कुछ पुरानी चीजें अवशेष मिली है, जिसको चेक करके बताया जाता है कि ये मेसोलिथिक टाइम की चीजें हैं। तो ये नोट कर लीजिए कौन कौन सा। तो राजस्थान, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ राजस्थान, स्थान STHAN, राजस्थान एक जगह लिख लीजिएगा, सिर्फ स्टेट का नाम लिख लीजिए, उत्तर प्रदेश, UP, उसके बाद हाँ साउथ रिवर ऑफ कृष्णा, है ना, कृष्णा नदी के साउथ में, कृष्णा KRISHNA, कृष्णा के साउथ में, है ना। ठीक है, तो इन चीज जगहों पर कहाँ क्या मिला है, तो इन जगहों पर मेसोलिथिक साइट की कुछ चीजें मिली हैं। मेसोलिथिक यानी मेसोलिथिक कौन सा पीरियड है, तो उसी पीरियड में है जब स्टोन एज की बात कर रहे हैं, तो उसमें स्टोन एज के बाद की जो बात आती है, यानी कि एडवांसमेंट के बाद की बात आती है। यानी हम बात करते हैं, एक टाइम मैंने कहा था कि जो नियोलिथिक एज है, वो मेसोलिथिक एज है, वो 12,000 ईयर्स से लेकर के 9,000 ईयर्स तक का एज है, तो उसी एज की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, है ना। द फाइंडिंग एट विच ऑफ द प्लेस रिसिपेंट द बेस्ट स्पेसिमेन ऑफ द मेसोलिथिक एज और मेसोलिथिक कल्चर। अब मेसोलिथिक कल्चर का सबसे अच्छा जगह कौन सा मिलता है, तो गुजरात में लुंगन जगह, लंघन एक साइट है, लंघन साइट है गुजरात में। तो गुजरात का ये लंघन साइट, इसको लिख लीजिएगा गुजरात, यहाँ पर आपको दिखाई नहीं देगा, गुजरात का लंघन साइट है, ये लंघन साइट है। यहाँ पर ये मतलब कि कुछ अवशेष मिले हैं, कुछ फाइंडिंग्स मिले हैं, फाइंडिंग्स अवशेष को कहते हैं, कुछ फाइंडिंग्स मिले हैं। शायद विजिबल हो रहा है या नहीं, आपको नहीं विजिबल हो रहा है, जरा विजिबल हो रहा होगा, देख रहे हैं। आगे बढ़ते हैं हम। ठीक है, विच मेसोलिथिक साइट्स इन राजस्थान इज द लार्जेस्ट, कौन सा मेसोलिथिक साइट राजस्थान का सबसे बड़ा साइट है इन इंडिया, एंड हैज बीन हॉरिजॉन्टली एक्सकेवेटेड। हॉरिजॉन्टली एक्सकेवेटेड मतलब कि हॉरिजॉन्टल एक्सकेवेशन का मतलब होता है कि एक लाइन में अगर हम एक्सकेवेशन करते हैं इस एरिया के बाद फिर सामने वाला एरिया में, तो उसको कहते हैं हॉरिजॉन्टली एक्सकेवेटेड। तो कहते हैं क्या, विच मेसोलिथिक साइट ऑफ राजस्थान इज द लार्जेस्ट, कौन सा राजस्थान का लार्जेस्ट है,
तो ये जो जगह है बैगोर जगह है जहां पर हॉरिजेंटली एक्सकेवेशन किया गया है, ठीक है। ये राजस्थान का जगह है। विच मेसोलिथिक साइट प्रोवाइड्स द अर्लीस्ट एविडेंस, कौन सा मेथोलिथिक साइट में सबसे पुराना एविडेंस मिलता है, यानी सारे मेथोलिथिक साइट की बात कर दें तो उसमें कौन सा मेसोलिथिक साइट है जहां पर कि अर्लीस्ट मिलता है, सबसे पुराना मिलता है ना। डिमोनिनेशन ऑफ द एनिमल, और उसमें पता चलता है कि यहाँ पर लोग एनिमल रखते थे, तो वो कौन सा साइट है राजस्थान का जहां पर कि ये पता चलता है कि यहाँ पर जो अवशेष मिला है वो एनिमल का मिला है। अवशेष मिलने का मतलब एनिमल का स्केलेटन मिला है ना, जानवरों का हड्डी मिला है। तो वो कौन सा साइट है राजस्थान का जहां जानवरों का हड्डी मिला है? तो ये देख लिए आदमगढ़ है ना, आदमगढ़ इन मध्य प्रदेश का आदमगढ़ है ना। एंड बैगोर इन राजस्थान का बैगोर है जहां पर कि एनिमल की हड्डियां मिली है, और ये कितनी है तो 5000 BC बिफोर सेंचुरी, यानी ये वो एनिमल है जिसका उम्र 5000 वर्ष है। यानी कि 5000 वर्ष उम्र कहने का मतलब कि वो 5000 वर्ष पुराने जानवर हैं। तो आज हो गया 2000 वर्ष इधर और 3000 ईस्वी वर्ष पूर्व, यानी वैदिक पीरियड जब चल रहा था तो उस पीरियड का वो जानवर है, ठीक है। अब हम आगे का काम करते हैं। नेम द एरियाज ऑफ राजस्थान रिच इन माइक्रोलिथ्स में राजस्थान का कौन सा एरिया रिच है ना। तो इसमें है ना पंचपदरा नाम है, पंचपदरा, जो कि बेसिन है। बेसिन मतलब जहां पर पानी जमा होकर के रहता है और उस बेसिन से नीचे आगे बहता है पानी, तो उसको कहते हैं बेसिन, है ना। तो बेसिन एक है ना। एंड द सोजत एरिया है उसी जगह पर, वहां पर ये चीजें पाई गई, ठीक है। अब कहता है फ्रॉम वेयर डिड द एविडेंस ऑफ द कल्टीवेशन, अब कल्टीवेशन का एविडेंस कहां से मिला है? अराउंड टाइम दिया हुआ 7000 से 6000 वर्ष पूर्व की बात है। 6000 से लेकर के मतलब 7000 से लेकर के 6000 ईयर्स बैक बिफोर वेयर डिड द फाइंडिंग ऑफ एग्रीकल्चर, है ना। एग्रीकल्चर की प्रमाण कहां से मिलता है, ठीक है। तो ये जगह है फ्रॉम द डिपोजिट्स ऑफ, डिपोजिट मतलब जमा होता है पुरानी चीजों का, ऑफ साल्ट लेक, है ना। साल्ट लेक के जो है ना, साल्ट लेक जो है ना, साल्ट नमक का जो लेक है, झील है, वहां से डिपोजिट जो मिला है ना, उससे मिल रहा है कि ये चीजें, है ना, ये चीजें मतलब कि 700 से 600 वर्ष पुरानी चीजें हैं, ठीक है। अब आगे बात करते हैं। विच प्री हिस्टोरिक साइट एल्डेड एविडेंस अबाउट 500 पेंटिंग्स ऑफ रॉक्स सेटलर्स। अब कोई एक साइट मिला है जहां पर कि 500 रॉक्स पेंटिंग मिले हैं, यानी पत्थर पर पेंटिंग किया हुआ 500 पेंटिंग्स मिले हैं। वो साइट कौन है? तो भीमबेटका, ये मध्य प्रदेश में भीमबेटका, यानी मध्य प्रदेश में मैसूर वगैरह है ना, वहां पर भीमबेटका एक नदी भी है, भीमबेटका नहर है, बांध है ना, भीमबेटका के पास मिला है, ठीक है ना। एक बांध है, उस बांध का नाम है भीमबेटका, ठीक है। आगे बढ़िए, ठीक है। मेसोलिथिक टूल्स एंड देयर नेम्स। अब मेसोलिथिक टूल्स में जो टूल्स यूज होते थे उनका नाम क्या क्या है ना, किस किस नाम के टूल उस समय यूज होते थे। तो पहला टूल देख लीजिए, ब्लेड मतलब काटने वाला चीज जो होता है, जिससे हम काटते हैं किसी चीज को, उसको कहते हैं ब्लेड, ठीक है। तो ब्लेड क्या होता था? द टूल विच इज स्पेशलाइज्ड फ्लेक विथ ईच लेंथ, मतलब एक लेंथ होता था, उसके साथ उसका काटने का औजार, जैसे आजकल कैसे चक्कू छुरी वगैरह रखते हैं, तो उसी तरह का ब्लेड था, ठीक है। एंड ट्वाइस इट्स ब्रांच ब्रेड्थ, और इसकी चौड़ाई जो होती थी ना ब्लेड की दुगनी होती थी। इट इज प्रोबेबली यूज टू कटिंग, और इसको किस लिए इस्तेमाल करते थे? तो कटिंग करने के लिए, ऐसा अनुमान लगाया जाता है ना। दूसरा है पॉइंट, ब्लेड एक मिला और दूसरा पॉइंट मिला है। पॉइंट क्या होता था? तो द टूल विच इज ब्रोकन ब्लेड एंड ट्रायंगुलर इन द शेप, ब्रोकन ब्लेड का टूटा हुआ पार्ट ट्रायंगुलर शेप में जब होता था तो उसको पॉइंट कहते हैं। अब पॉइंट से क्या करता होगा? देखिए, जैसे ऐसा ब्लेड हो गया, ब्लेड कैसा हो गया? ऐसा ब्लेड हो गया, ये ब्लेड हो गया ऐसे, इस तरह से ब्लेड, इसमें ऐसे हत्था लगा हुआ, ये ब्लेड हो गया।
और इसके पॉइंट टूट गए, पॉइंट टूट गए, तो ए पॉइंट टूट करके क्या हो, ब्लेड का ऐसा वाला पार्ट हो गया। अब ए पॉइंट टूट करके ऐसे ऐसे अगर टुकड़ों में बढ़ जाएगा तो क्या होगा, पॉइंटेड हो जाएगा, यानी एक टुकड़ा इसमें निकलेगा तो ऐसे हो जाएगा। तो ए पॉइंटेड वाला को जोड़ करके क्या करे, कुछ को कील वगैरह कसने के काम में आएगा। तो इस तरह से पॉइंट्स, उसको क्या कहा गया, पॉइंट, यानी ब्लेड भी यूज होता था और पॉइंट भी। जैसे आज नट बोल्ट कैसे कसने के लिए पॉइंट इस्तेमाल करते हैं, जिसको पेचकस कहते हैं, तो पेचकस टाइप का चीज मिला, ठीक है। उसके बाद ट्रायंगल, यानी एक त्रिकोण टाइप का एक चीज मिला है। द टूल विच इज यूजुअली वन बॉर्डर, एक बॉर्डर होता था ऑफ द बेस, एंड वेयर द बॉर्डर इट्स retouches and used for the cutting and purposes। ये भी सब सारा चीज था ना। ट्रायंगल भी होता था जो कटिंग पर्पस के होता था, एक खास डिजाइन का त्रिकोण औजार होता था जिससे कटिंग करता था। अब है कोरे। कोरे क्या होता था, तो कोरे की चर्चा थोड़ा सा कर लेंगे। द सिलेंड्रिकल मेसोलिथिक टूल विच फ्लटिंग मार्क्स, है ना, सिलेंड्रिकल होता था इसका शेप, अलोंग इट्स लेंथ एंड फ्लैक प्लेटफॉर्म ऑफ हॉरिजॉन्टल। सिलेंड्रिकल चीज औजार होता था। एक सिलेंडर कैसा होता है, सिलेंडर कैसा औजार होता है, सिलेंडर का शेप कैसा होता है, ऐसा होता है। तो एक सिलेंड्रिकल, सिलेंडर ऐसा नहीं होता, सिलेंडर ऐसा होता है, ऐसा औजार है, यानी कि ऐसे औजार होता था, ठीक है, कुछ सिलेंड्रिकल औजार होता था, ठीक है। तो इस तरह का औजार भी एक मिला है जो कि कटिंग वगैरह के लिए ही इस्तेमाल किया जाता था। तो ये सारे चीज देख लीजिए। उसके बाद है ल्यूनेट। ल्यूनेट क्या होता था, तो एक ब्लेड लाइक सेमी सर्कुलर टूल होता था। सेमी सर्कुलर मतलब आधा सर्कुलर, आधा मतलब आधा सर्किल, यानी कि ब्लेड की तरह ही होता था। जैसे ब्लेड होता था ना, तो ऐसा ब्लेड होता था, इस तरह का ब्लेड, इस तरह का ब्लेड, है ना, तो उसको सेमी सर्कुलर। ये भी सब कटिंग के लिए, क्योंकि ये सारी चीजें उस समय कटिंग वगैरह के लिए ही इस्तेमाल करते थे, ठीक है। उसके बाद है ट्रैपेज। ट्रैपेज भी एक टूल मिला है ना। ए ट्रैपेज क्या होता है, लाइक टूल मोर देन वन बॉर्डर। इसमें एक से ज्यादा एरिया होता था, बॉर्डर होता था, मतलब किनारा एक से ज्यादा होता था, है ना। बॉर्डर टचेस वाज प्रोबेबली यूज्ड टू यूज एज एरो यूज। और इसको माना जाता है कि ट्रैपेज जो होता था तीर होता था। क्या होता था, तीर की तरह इस्तेमाल होता था, ठीक है, ट्रैपेज। तो ट्रैपेज का मतलब तीर हो गया, ठीक है। अब तो इतनी चीजों को हम जान लिए कि कैसे कैसे यूज होता। व्हाट डू यू मीन बाय द पोट्रोनियोलिथिक पीरियड। पोट्रोनियोलिथिक पीरियड क्या होता है, द फेज ऑफ द नियोलिथिक टाइम को मैं कहता है सर जॉन के अनुसार हिज वर्क प्री हिस्टोरिक टाइम्स, है ना। प्री हिस्टोरिक टाइम का जो उन्होंने वर्क दिया है, जो टाइम था प्री हिस्टोरिक टाइम था, उसको क्या कहा उन्होंने, पोट्रोनियोलिथिक एज। यानी जब हमारा इतिहास लिखने लगा उसके बाद उसके पहले का टाइम जहां से हमने इतिहास लिखना शुरू हुआ, उसको एक नया नाम दिया गया है, लिख लीजिएगा, प्रोटोनियोलिथिक पीरियड। प्रोटोलिथिक जहां से हमारा इतिहास शुरू होता है उससे पहले का टाइम, ठीक है। आप कहते हैं हु कॉइन्ड द टर्म नियोलिथिक। नियोलिथिक शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले किसने किया था, तो सर जॉन लंबॉक। सर जॉन लंबॉक ने सबसे पहले नियोलिथिक टर्म का इस्तेमाल किया था। हिज बुक, उसने अपना एक बुक लिखा था, उसमें इन्होंने क्या किया था, इस तरह का टर्म का इस्तेमाल किया था, इस तरह का टर्म उन्होंने इस्तेमाल किया था, ठीक है। सर जॉन, इनका नाम याद रखिएगा, सर जॉन लंबॉक। और ये अपने बुक प्री हिस्टोरिक टाइम्स के नाम से इनका बुक है, उसमें इन्होंने इस सब चीज की चर्चा की है। प्री हिस्टोरिक टाइम किनका है, सर जॉन लंबॉक का है, ठीक है। और उन्होंने इसको नियोलिथिक टर्म जो है ना, नियोलिथिक टर्म सर जॉन लंबॉक के ही नहीं दिया था। तो हर एज के साथ नियोलिथिक का मतलब होता है, नियोलिथिक का मतलब होता है टेक्नोलॉजी। नियोलिथिक मतलब लिथिक मतलब होता है टेक्नोलॉजी। लिथिक मतलब टेक्नोलॉजी, यानी कि जिस जमाने में हम टेक्नोलॉजी कहते हैं तो एक एज होता है, वो एक एज होता है। जैसे अभी हम लोग टेक्नोलॉजी क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, कंप्यूटर इस्तेमाल कर रहे हैं, डिजिटल बोर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं, मोबाइल फोन ही इस्तेमाल करते हैं, तो एक एज होता है, टेक्नोलॉजी के साथ एक एज बनता है। तो आज का मॉडर्न एज क्या है, कंप्यूटर का एज है ना। तो ऐसे ही नियोलिथिक एज एक टाइम दिया था सर जॉन लंबॉक ने, जब ये सारी चीजें इस्तेमाल हो रही थी। विच ऑफ द टर्म नियोलिथिक एक्चुअली मीन, मैंने बता दिया कि नियोलिथिक का मतलब क्या होता है ना। इट मीन्स दैट द एज विच
द पॉलिश टूल्स, पॉलिश टूल जब हम इस्तेमाल करने लगे ना, जब पॉलिश, पहले पत्थर के औजार होते थे ना, पॉलिश वगैरह नहीं होता था, लेकिन अब पॉलिश करके, पॉलिश मतलब कि कोई औजार बनाया, उस पर उसको अच्छा चमकाने के लिए उसको पॉलिश कर दिए, ठीक है। जैसे इस पर देखिए पॉलिश किया हो इन चीजों पर। तो पॉलिश सामान कब से आने लगा, कब से बनने लगा, तो इसी समय से नियोलिथिक एज में लोग पॉलिश करने लगे, पेंटिंग वेंटिंग कर देते थे, टूल्स, है ना। इम्प्लीमेंट द स्टोन, स्टोन पर पेंटिंग करते थे, है ना। वेरिड शेप्स ऑफ साइज वेर यूज्ड, और कई तरह के शेप साइज में ये चीजें इस्तेमाल होती थी, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। व्हाट आर द अप्रोप्रिएट पीरियड फॉर द नियोलिथिक एज। नियोलिथिक एज की जब हम बात किए थे तो मैंने पहले ही चर्चा कर दिया था आपको कि नियोलिथिक एज था जो 600 से 400 बिफोर सेंचुरी का था। उसके बाद क्या आ जाता है, हमारे राइटिंग एज आ जाता है, जिसमें हमें क्या मिल जाता है कि बहुत सारी चीज़ों को वहाँ से फिर हमारा धर्म, रिलीजन की बात आ जाती है, बौद्धिज्म, जैनिज्म से शुरू हो जाता है, ठीक है। तो व्हाट इज द नेचर ऑफ द पीपल ऑफ नियोलिथिक एज, नियोलिथिक एज के जो लोग थे उनका स्वभाव क्या था, किस तरह के व्यवहार करते, किस तरह के बात करते थे, कैसे लोग रहते थे, समझ में आ रहा है। तो ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इस क्वेश्चन को पूछा जाता दे। तो नियोलिथिक एज के लोगों का स्वभाव कैसा था, तो दे वेयर फूड प्रोड्यूसर। नियोलिथिक एज में क्या हो गए, तो गेहूं का और जौ की खेती करने लगे। तो अब क्या हो गया, पहले तो हंटिंग गैदरर थे, अब धीरे धीरे क्या हो गया, वो फूड प्रोड्यूसर हो गए। समझ में आ रही बात। तो ये सारा इंफॉर्मेशन क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये इसमें से इस तरह का क्वेश्चन पूछता है, इसमें ऑप्शन के साथ आपको दिया जाएगा। अब नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, है ना। सारे चीज जो मैंने हिस्ट्री बता दी थी, अब इंडस वैली सिविलाइजेशन हमने पढ़ा दिया था, अब हम क्वेश्चन कर रहे हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन पर, ठीक है, कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में आपको क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा। हु वाज द फर्स्ट नेम द इंडस वैली, इंडस वैली को नाम देने वाला पहले व्यक्ति कौन थे जिन्होंने इसको बोला कि इंडस वैली सिविलाइजेशन है, किन्होंने कहा था। तो देखिए यहां नाम दिया जाए, सर जॉन मार्शल, ये मैंने बताया था पहले भी, सर जॉन मार्शल, ठीक है। तो सर जॉन मार्शल ने पहले ही बताया था क्या, इसको नाम देने वाला कि इंडस वैली सिविलाइजेशन है, सर जॉन मार्शल ने दिया था। एक क्वेश्चन अगर पूछे तो इसका ऑप्शन यही होगा। फिर स्टेट द वाइडली एक्सेप्टेड पीरियड ऑफ द इंडस वैली टाइम, इंडस वैली टाइम सिविलाइजेशन का जो वाइडली पीरियड, जो सब मतलब जो लंबा सा एक समय है 1000 वर्ष का, तो वो टाइम कौन सा है, मैंने डिस्कस किया था वो टाइम, कहीं कहीं अलग अलग बुक में दिया जाता है। 1700 ईस्वी मैंने बताया था, है ना, 2500 बीसी से लेकर के 1700 बीसी तक मैंने बताया था कि एक कौन सा था, इंडस वैली सिविलाइजेशन का था, है ना, वाइडली एक्सेप्टेड इंडस वैली सिविलाइजेशन। ये नोट कर लीजिएगा, 2500 से लेकर के 1700 तक, यानी इतने दिनों तक ये सिविलाइजेशन फला बढ़ा फूला था, यानी कि इतने 100 वर्षों तक, यानी लगभग 1000 वर्ष तक ये सिविलाइजेशन फैला था, यानी डेवलपमेंट हुई थी, नगरें बनी थी, समय गुजरा था, है ना। समझ में आ रही बात। व्हाट इज अकॉर्डिंग टू सर जॉन मार्शल, जो सर जॉन मार्शल जिन्होंने इंडस वैली सिविलाइजेशन का नाम दिया, उनके अनुसार वाज द पीरियड ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन, कौन सा, यानी सर जॉन मार्शल के अनुसार कौन सा पीरियड था इंडस वैली सिविलाइजेशन का। तो सर जॉन मार्शल जिन्होंने नाम दिया था उनके अनुसार, देखिए इसीलिए पीरियड में अंतर हो जाता है, कोई अलग साइंटिस्ट कहता है कि ये पीरियड था, कोई अलग साइंटिस्ट, एक ऊपर लिखा गया है कि एक्सेप्टेड है कि 2500 से लेकर के 1700, जो कि मैंने पहले आपको बता दिया था, लेकिन आपको यही सब लोग मानता है 2500 लेकर से 1700, यानी 2500 से लेकर के 1700 बीसी तक का जो टाइम मानता है, वो मानता है क्या, कि वो इंडस वैली सिविलाइजेशन का। लेकिन सर जॉन मार्शल अपने रिसर्च में बताते हैं कि 32.5 बीसी, यानी कि 3250 ईस्वी पूर्व से लेकर के 27.5 बीसी, यानी 2750 बीसी तक का जो टाइम था वो इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब किन की बात माने, ठीक है, तो जो सब एक्सेप्टेड करते हैं उन्हीं की बात मान लो, यानी मानो कि 2500 से लेकर 1700 ईस्वी बीसी तक ऊपर का जो टाइम है वो। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछता है कि जो सर जॉन मार्शल के अनुसार क्या है, तो आपको यही बताना होगा कि जो सर जॉन मार्शल ने बताया, ठीक है। व्हाट इज अकॉर्डिंग टू द C14, मैंने C14 डेटिंग सिस्टम आपको बताया था, कार्बन टेस्टिंग सिस्टम होता है, ठीक है ना। C14 डेटिंग सिस्टम से क्या होता है, तो मतलब कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में के बारे में क्या पता चलता है, तो C14 डेटिंग सिस्टम होता है, बताता है कि कौन सा पीरियड का, कौन सा जमाने का। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में C14 के जरिए
इस टाइम में जो इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो चीजें थी और उसके अनुसार जो टाइम आता है वही आता है, जो 2500 जो हम बताते हैं यानी C14 डेटिंग सिस्टम यही बताता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में की जो चीजें हैं वो 2500 से 1700, इसलिए सबको यही मानना होगा कि इस पीरियड का जो ये इंडस वैली सिविलाइजेशन थी वो 2500 से 1700, इसलिए कंफ्यूजन कोई नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा पूछ दे कि सर जॉन मार्शल ने क्या कहा था, तो आपको वही लिखना होगा जो सर जॉन मार्शल ने बताया। व्हाट इज द शेप ऑफ द एंड एरिया ऑफ कवरिंग द इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन जो कवर एरिया कर रहा था उसका आकृति कैसा, पूरे एरिया का लैंडस्केप कैसा था। तो पूरे एरिया का लैंडस्केप होता था ट्रायंगुलर था, त्रिकोण हो जाता था। मैं बताता हूं कि कैसे त्रिकोण होता था। ये आपको यहां से पड़ जाता है, ये राजस्थान और पंजाब है ना, ये नदियां, और यहां से ऐसे हो जाता था, तो ये पूरा शेप जो बनता था ट्रायंगुलर बन जाता था, है ना। तो ट्रायंगुलर शेप में ये पूरा एरिया था, है ना, ठीक है। आगे की बात करते हैं, है ना, आगे की बात करते हैं, ठीक है। आगे की बात है क्या कि ब्रॉन्ज एज, ब्रॉन्ज एज किसको, विच एज डज द हरप्पन कल्चर बिलोंग, हरप्पन सिविलाइजेशन का ये बात करते हैं, हरप्पन सिविलाइजेशन का, तो उसमें कौन सा एज में रखा गया। हर चीज में एज, मैंने बताया ना कि अभी हम लोग किस एज में जी रहे हैं, तो प्लास्टिक एज में जी रहे हैं, प्लास्टिक की चीजों से काम चला लेते हैं। तो एक टाइम था जबकि ब्रॉन्ज यानी कॉपर और आयरन के मिक्स करके जो ये मेटल बनता था उसको कहते थे ब्रॉन्ज, जिसको कासा हिंदी में कहते हैं, कासा, कासा का सामान होता था, हर चीज कासा का होता था, ठीक है, यानी ब्रॉन्ज का हर चीज होता था। तो एक ब्रॉन्ज एज था उस समय, ठीक है, ब्रॉन्ज की चीजें मिलती थी, मैं प्लेट ब्रॉन्ज के, चेयर ब्रॉन्ज के, ये सारी चीजें, ठीक है। टू विच पीरियड डज द इंडस वैली सिविलाइजेशन बिलोंग, है ना, किस पीरियड से था, तो प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड, यानी जहां से इतिहास शुरू होता है उसके पहले की घटना है, हमारे इतिहास के पहले की घटना है, यानी हमारा इतिहास कहां से शुरू होता है, तो बौद्धिज्म जैनिज्म का जो उद्भव होता है वहां से हमारा इतिहास लिखा हुआ, और उसके पहले क्या है, प्रोटो हिस्टोरिक एज है। तो हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन जो 1700 से 2500 है वो क्या हो गया, प्रोटो हिस्टोरिक है, यानी हिस्टोरी के पहले का टाइम, है ना। तो प्रोटो हिस्टोरिक एज था, ठीक है, प्रोटो हिस्टोरिक एज था, ठीक है, है ना, ये मैंने बता दिया प्रोटो हिस्टोरिक एज। व्हाट इज द टाइप ऑफ सिविलाइजेशन प्रिवेल्ड ड्यूरिंग द इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो ये क्या था, अर्बन सिविलाइजेशन था उस समय सभ्यता। इंडस वैली सिविलाइजेशन क्या बताती है, उसमें एक्सकैवेशन जो शहर हुआ, नगर हुआ ना, है ना, उसमें दिखाया मिला है कि स्विमिंग पूल इस्तेमाल करते थे, नाले थे, रोड थे, सड़कें थे, तो ये क्या बताता है, शहरों में ऐसा होता है ना। तो ये सिविलाइजेशन कैसा था, अर्बन, अर्बन मतलब शहरी जैसा, शहरों जैसा, अर्बन सिविलाइजेशन था। इंडस वैली सिविलाइजेशन कैसा था, तो अर्बन सिविलाइजेशन, यानी सिविलाइज लोग थे, पढ़े लिखे लोग थे, अच्छे लोग थे, सारे काम जानते थे। इन विच ईयर डिड द एक्सकैवेशन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन बिगेन, किस साल लोगों ने इंडस वैली सिविलाइजेशन की खुदाई यानी एक्सकैवेशन करना शुरू किया, वो मैंने बता दिया था कि 1921 में, है ना, राखल दास बनर्जी के द्वारा पहला बार काम शुरू किया गया था एक्सकैवेशन का, एक्सकैवेशन मतलब खुदाई का, ठीक है। आगे नेक्स्ट अगला बात करते हैं, व्हाट वाज द लैंग्वेज यूज्ड इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन में लैंग्वेज कौन सा यूज किया जाता था, तो ब्राहुई लिपि है, ब्राहुई लैंग्वेज है, ब्राहुई लिपि में इंडस वैली बात करते थे, न तो हिंदी न तो इंग्लिश, वो कौन सा लिपि था, देवनागरी में हम लिखते हैं ना, वो ब्राहुई लिपि था, ब्राहुई, ध्यान रखिएगा। इंडस वैली वाले जो लिखते थे, जो कम्युनिकेट करते थे, उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछ सकता है, ब्राहुई लिपि था वो, ब्राहुई स्क्रिप्ट में वो लिखते थे, ठीक है। whether the composition of the people in the Indus Valley civilization was homogeneous or heterogeneous, कैसे पीपल थे, पीपल होमोजेनस थे या हेट्रोजेनस थे। होमोजेनस और हेट्रोजेनस करने का मतलब एक शादी करने वाले को होमोजेनस कहते हैं, बहुत सारी शादियों करने वाले को कहते हैं हेट्रोजेनस। तो इसमें इंडस वैली सिविलाइजेशन वाले क्या क्या थे, हेट्रोजेनस थे, यानी एक से ज्यादा शादियां करते थे वहां के उस समय के लोग, ठीक है। अब आगे की बात करते हैं, नेम द रेसेस टू विच द पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन बिलोंग, किस प्रजाति से, किस जाति के यहाँ, जैसे आज कहते हैं ना ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र, है ना, तो वैसे उनकी प्रजातियां क्या थे उस समय, तो उस समय मेडिटेरियन एज था, मेडिटेरियन एज था वो, है ना,
रेसेज इन विच पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन बिलोंग, कौन सी मेडिटेरियन एज था, तो प्रोटो ऑस्ट्रो पीरियड था, प्रोटो ऑस्ट्रो पीरियड था। अल्पाइन होता था उस समय, जातियां होती थी, अल्पाइन होता था, मंगलॉयड होता था, मंगलॉयड, अल्पाइन, ये सब जातियां उनकी, जैसे हमारी जातियां होती है ब्राह्मण क्षत्रिय, वैसे ही उनकी ये सब प्रजातियां थी। व्हाट वाज द एक्सटेंशन ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिविलाइजेशन कहां से कहां तक फैला हुआ था, कितना लंबा चौड़ा एरिया में वो शहर नगर सारा देश कितना बड़ा था वो, है ना। तो इसका एक्सटेंशन जो बताया गया है 1000 किलोमीटर, अरे बाप रे 1000 किलोमीटर लंबा शहर था, नॉर्थ टू साउथ, है ना, नॉर्थ टू साउथ, और 1600 किलोमीटर ईस्ट टू वेस्ट। सोचो बहुत बड़ा नगर था, आज इतना बड़ा नगर मिलना मुश्किल है, ठीक है, समझ में आ रही बात। तो बहुत बड़ा एक सिविलाइजेशन था, ठीक है। आगे की बात करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, इसको ध्यान रखिएगा। इंडस वैली सिविलाइजेशन का लंबाई चौड़ा कितना था, तो 1000 किलोमीटर नॉर्थ टू साउथ था, नॉर्थ में से लेकर के साउथ की दूरी 1000 किलोमीटर, और ईस्ट से वेस्ट की दूरी कितना था, 1600 किलोमीटर। बहुत लंबा चौड़ा शहर था, ठीक है। इतना बड़ा इंडस वैली सिविलाइजेशन, बहुत बेहतर सोर्स है। नेम ऑफ द नॉर्दर्न साइट ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन, नॉर्थ के हिस्से में इतने बड़ा किलोमीटर हुआ, तो नॉर्थ वाले पार्ट का नाम बताइए, बटा हुआ होगा ना, इतना बड़ा का एक ही नाम थोड़े होगा। तो ऊपर जो नॉर्थ था ना, उसको जैसे नॉर्थ दिल्ली, ईस्ट दिल्ली, वेस्ट दिल्ली है कहते हैं ना, ऐसे ही ये बटा हुआ था। तो ऊपर वाले दिल्ली का नाम था गुमला या मांडा, गुमला या मांडा, ऊपर वाले यानी नॉर्थ वाले पार्ट को क्या कहते थे, गुमला या मांडा, है ना। जैसे दिल्ली में कैसे ग्रेटर नोएडा, है ना, वैसे ही वो एरिया बटा हुआ था, गुमला, है ना, गुमला या मांडा। ये तो ये सब बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, गुमला या मांडा कहा जाता था, ठीक है। नेम द साउदर्न साइड ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, साउदर्न वाला हिस्सा को क्या कहा जाता था, उसको कहते थे हलावाना या डायमंडबाद, हलावाला या डायमंडबाद, है ना, हलावाला या डायमंडबाद, ठीक है, नॉर्थ के हिस्से को। नेम द नॉर्दर्न साइट ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन, मैंने बता दिया नॉर्दर्न वैली के, है ना। नेम द साउदर्न मोस्ट साइड ऑफ द, साउदर्न मोस्ट में को भी मैंने बता दिया। नेम द ईस्टर्न मोस्ट, ईस्टर्न का देखिए, ईस्टर्न का आलमगीरपुर, ईस्टर्न पश्चिम वाले का नाम था आलमगीरपुर, पश्चिम वाले साइड का आलमगीरपुर, ये सब नोट कर लीजिएगा, आलमगीरपुर। इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो वेस्ट नॉर्थन था, यानी वेस्ट नॉर्थन सुटा जेंडोर था, ठीक है। तो इस तरह से अलग अलग साइट, उत्तर दक्षिण पूरा पश्चिम, जो 1600 किलोमीटर फैला हुआ था, तो सबका नाम था, जैसे कहते हैं ना उत्तम नगर, जनकपुर, ये वैसे ही उस समय भी इन सब एरिया का नाम था, ठीक है। इंडस वैली सिविलाइजेशन के साइट एंड देयर एक्सकवेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन का साइट कहाँ कहाँ है, यानी कहाँ कहाँ जगह पर ये सिविलाइजेशन मिला है, और इसका एक्सकवेशन, खुदाई कैसे कैसे कहाँ कहाँ की गई है, ठीक है। तो मोहनजोदाड़ो एक जगह है ना, एक नाम दिया गया है मोहनजोदाड़ो, इंडस वैली सिविलाइजेशन का एक साइट का नाम दिया गया क्या, मोहनजोदाड़ो। तो मोहनजोदाड़ो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस पर एक फिल्म भी बन गई है, आप देख लीजिए फिल्म। तो मोहनजोदाड़ो है ना, मोहनजोदाड़ो है, हड़प्पा है, तो हड़प्पा एक इंपॉर्टेंट साइट है, और इसके एक्सकेवेशन जो किए थे दयाराम साहनी किए थे, यानी कि हड़प्पा का एक्सकेवेटर कौन थे, दयाराम साहनी, हड़प्पा का एक्सकेवेशन। मोहनजोदाड़ो का आर.डी. बनर्जी, राखल दास बनर्जी को आर.डी. बनर्जी कहते हैं, तो राखल दास बनर्जी ने इनका मोहनजोदाड़ो का किया था। चनहुदड़ो का जो एक्सकेवेशन किया था वो है रोमन ब्राउन कोई इंग्लिश एक्सकेवेटर थे, जिन्होंने चनहुदड़ो का एक्सकेवेशन किया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फिर उसके बाद नल भी एक एक्सकेवेशन है, नल एक्सकेवेशन को किया था हेयर ग्रीवेज, ये भी अंग्रेज कोई है, जो हिस्टोरियन है, जो कि रिसर्चर है, उसने किया, उसके अध्यक्षता में हुई थी। सुरकट्टा जेंड्रो भी एक जगह पर है ना, सुकेट्रा जेंड्रो, ठीक है। सुकेट्रा जेंड्रो है ऑरियल सेक्शन, सब अंग्रेज है, जो ये सब ऑरियल स्टीन है उनका नाम, ठीक है। तो इतना नहीं पूछेगा, ये जो आगे बढ़ हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चनहुदड़ो से सीईटी में इससे ज्यादा से नहीं पूछेगा, ठीक है। ये सब यूपीएससी में पूछ सकता है, ठीक है। अब आगे बढ़ सकते हैं, इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड पर बढ़ते हैं,
ठीक है। अब कहते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन से और कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन में क्या क्या और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जैसे कि व्हाट वाज द नॉर्मल साइज ऑफ द ब्रिक्स, जो ईंट मिली थी तो ईंट का लंबाई चौड़ाई क्या था, तो 28 इंटू 14 इंटू 7 सेंटीमीटर, यानी कि सेंटीमीटर में ईंट थे, यानी छोटे छोटे ईंट थे, इतने छोटे छोटे ईंट, छोटे छोटे ईंटों से मकान बना हुआ था, ठीक है, सेंटीमीटर में था। एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ हरप्पन बिल्डिंग्स, हरप्पन बिल्डिंग की जितनी भी कंस्ट्रक्शन है इतनी छोटी छोटी ईंटों से बनी हुई है, इतनी छोटी छोटी, कितनी सुंदर लगती होगी, छोटी छोटी ईंटों से आज भी मकान बनती है तो काफी सुंदर लगता है ना। कालीबंगा और लोथल के बारे में जान लीजिए कि नेम ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन वेयर द हाउसेज मकान मेड अप ऑफ मड ब्रिक्स, मिट्टी और ब्रिक्स से, मिट्टी के ब्रिक्स से बने हुए मकान कहाँ मिले हैं, तो कालीबंगा में मिले हैं और लोथल, ये दो एक्सकवेशन जो हुआ कालीबंगा और लोथल का, वहां पर मिट्टी के ईंट से बने हुए मकान मिले हैं, ठीक है। आगे की बात करते हैं, व्हाट इज द मटेरियल डिड द हरप्पन मेक देयर, है ना, देयर वीपन्स, हरप्पन सिविलाइजेशन वाले औजार जो बनाते थे किस मटेरियल से बनाते थे, तो वो बनाते थे स्टोन से बनाते थे औजार, जिससे कॉपर से भी और ब्रॉन्ज से भी, यानी तीनों चीज इस्तेमाल करते थे। कांसा भी यूज करते थे और पत्थर भी यूज करते थे औजार बनाने के लिए, और ब्रॉन्ज, यानी ब्रॉन्ज मतलब कि कहते हैं कास्ट, ब्रॉन्ज मतलब कॉपर, जिसमें टीन और कॉपर मिला देते हैं तो ब्रॉन्ज हो जाता है, और कॉपर सिर्फ कॉपर होता है तो कॉपर कहते हैं उसको, ठीक है, जिसको कांसा कहते हैं, कॉपर को कांसा कहते हैं, ठीक है। तो अब आगे की बात करते हैं, नेम द मेटल वाइडली यूज्ड इन द हरप्पन, कौन सा कॉपर सबसे ज्यादा यूज होता था, कॉपर सबसे ज्यादा हरप्पा सिविलाइजेशन में यूज होता था, जैसे आज प्लास्टिक सबसे ज्यादा कैसे यूज करते हैं वैसे ही कॉपर सबसे ज्यादा यूज होता था, ठीक है। उसके बाद नेम द मेटल नोन टू द आर्यंस अबाउट नॉट टू द हरप्पन, है ना, जो आयरन जो था ना, आर्यन उसको जानते थे, यानी हम लोग आर्यन को पहले से जानते थे, हरप्पन, है ना, आयरन वो लोग नहीं जानते थे, ठीक है। व्हाट वाज द, यानी आयरन, हम लोग जो है आयरन यूज करते हैं, लेकिन उस सिविलाइजेशन वाले आयरन यानी लोहा का सामान नहीं यूज करते थे, लोहा उस युग में नहीं था, लोहा नहीं था, वो एज आयरन एज नहीं था, उसमें कोई भी ऐसी सामान नहीं मिली है जो आयरन का बना हुआ, ठीक है। अब आगे की बात करें, व्हाट वाज द चीफ एक्सपोर्ट फॉर द इंडस वैली सिविलाइजेशन, वहां पर व्यापार में एक्सपोर्ट कौन क्या चीज का होता था, क्या चीज एक देश से दूसरे देश में भेजा जाता था, तो वो चीप थी कॉटन, यानी रुई का व्यापार सबसे बड़ा इस समय के लोग करते थे, है ना। कितना डिटेल्स मिल रहा है हरप्पन के बाद, है ना, सिविलाइजेशन के बाद। विच सिविलाइजेशन साइट नोन एज द मिनी हरप्पन, किस साइट को मिनी हरप्पा कहा जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। मिनी हरप्पा लोथल वाले साइट की जहां एक्सकवेशन हुई उसको मिनी हरप्पा कहा जाता है, यानी हरप्पा के जितने भी चीज सोर्स थे वो सब लोथल में मिले थे, इसीलिए उसको क्या कहा जाता है, मिनी हरप्पा बोला जाता है, लोथल को मिनी हरप्पा बोला जाता है, ध्यान रखना। इतने सारे हैं, इतना मैं फास्ट चल रहा हूँ, धीरे धीरे थोड़ा पढ़ाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन है और कवर करने के लिए अगर करेंगे तो क्वेश्चन कराते कराते ही 4-5 दिन लग जाएंगे, इसीलिए मैं इसको थोड़ा फास्ट लेकर के चल रहा हूँ, ठीक है। तो ये चीजें थी। मिनी हरप्पा किसको कहा जाता था, तो लोथल को, लोथल एक जगह है जहां पर एक्सकेवेशन हुआ उसको, है ना। नेम द साइट ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन हैज सोन, मतलब कि वो जगह का नाम बताइए जहां इंडस वैली सिविलाइजेशन दिखाया है। 5 सीक्वेंस ऑफ कल्चर, वहां पर 5 तरह के कल्चर मिले हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन में, वो लोथल में ही है, लोथल में 5 सीक्वेंस ऑफ कल्चर मिला है, ठीक है। कल्चर का 5 कल्चरों का मिला जुला होने का अवशेष मिला है, यानी यहाँ 5 तरह के कल्चर में लोग रहते हैं, जैसे आज यहाँ कैसे के अलग अलग कल्चर के लोग रहते हैं, कोई सिख है तो अपने तरह से पूजा पाठ करते हैं, और कोई हिंदू है तो अलग करता है, कोई क्रिश्चियन है तो अलग करता है, तो ऐसे ही 5 कल्चर के लोग उस समय भी रहते थे। नेम द स्मॉलेस्ट साइट ऑफ द हरप्पन कल्चर, सबसे छोटा जगह बताओ जहाँ के हरप्पन कल्चर चलता था। अल्लाह दिनोह जो था ना, स्मॉलेस्ट, सबसे कम कल्चर, हरप्पन सिविलाइजेशन का सबसे कम कल्चर जो मिलता है, सबसे स्मॉलेस्ट कल्चर मिलता है अल्लाह दिनोह के। व्हाट इज द मोस्ट रिमार्केबल फीचर ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन का सबसे मुख्य जानकारी क्या मिलती है, द टाउन प्लानिंग, ये सबसे बड़ा बात है ना, कि पूरा जो शहर मिला है पूरे शहर की तरह शहर मिला है, तो टाउन प्लानिंग इतनी अच्छी से, एच सिस्टम उसको कहा जाता है, ऐसे एच सिस्टम, यानी एच सिस्टम का मतलब कि एक गली ऐसे चारों तरफ से गली है, रोड है, मकान है, बीच में मार्केट है ना, एच सिस्टम यानी प्लान टाउन सिस्टम था, ठीक है। आगे की बात करते हैं, है ना, हाउ कुड वी नो अबाउट द हरप्पन अटेंशन टू द हेल्थ एंड क्लीनलीनेस,
कैसे हमें पता चलता है कि हड़प्पा के जो लोग थे वो स्वास्थ्य और सफाई के बारे में बहुत सजग रहते थे, यानी स्वास्थ्य और सफाई का ध्यान रखते थे। ये कैसे पता चलता है? ये पता चलता है फ्रॉम देयर ड्रेनेज सिस्टम, उनका ड्रेनेज जो सिस्टम, उनके मकान में जो पानी नाली का निकास जो है ना, नाली के निकास से पता चलता है कि वो साफ सफाई में जीते थे, है ना। अगर नाली नहीं होता तो घर का में ही गंदगी रह जाती, इसका मतलब है कि साफ सफाई वो रखते थे। ठीक है, समझ में आ रहा? तो यही एक सोर्स है जहां से पता चलता है कि उनका सैनिटेशन से रखते थे, सफाई से रखते थे। हड़प्पन इंपोर्ट्स एंड प्लेसेज ऑफ इंपोर्ट्स, हड़प्पा से क्या क्या चीज लोग खरीद के ले जाते थे और क्या क्या हड़प्पा में आयात होता था, यानी बाहर से आता था। ठीक है, तो इसमें देख लीजिए कुछ आइटम है, आइटम का नाम मैं बता देता हूं। वो होता था, है ना, प्लेस जहां से इंपोर्ट होता था, है ना, प्लेस जहां से, जैसे कि फ्लिंट क्या होता था? तो रोहिर और सुरकार से आता था। सुरकार कोई जगह था उस समय, रोहिर कोई जगह था, वहां से आता था। गोल्ड कहां से आता था? तो पर्शियन से, कलोर से, साउथ इंडिया से एंड अफगानिस्तान से। अफगानिस्तान से गोल्ड का इंपोर्ट होता था उस समय। ठीक, वुड कहां से आता था? लकड़ी कहां से आता था? तो लकड़ी कश्मीर से आता था। कश्मीर में जंगल होगा, कश्मीर से लकड़ी आता होगा। उसके बाद, है ना, कार्डेमम बीड्स। कार्डेमम किसको कहते हैं? कार्डेमम एक तरह का ये होता है, मसाला होता है ना। तो उसका बीड्स, उसका कहाँ से इस्तेमाल करते हैं? कार्डेमम किसको कहते हैं? कार्डेमम एक मसाला होता है, उसको कहते हैं, मैं अभी हिंदी उसका नाम भूल रहे हैं। ठीक है, इसको कहते हैं सौराष्ट्र से कार्डेमम बीड्स आता था। ठीक है, जाडे उसको कहते हैं, जो पत्थर होते हैं ना, अंगूठियों में पहनते हैं ना, उसको जाडे कहते हैं। यानी तरह तरह के पोखराज, है ना, जो अलग अलग तरह के जाडे पहनते हैं, उसको जाडे कहते हैं। ये कहाँ से आता था? क्रोएशिया यानी पर्शियन से आता था। ठीक है, अब आगे की बात कर लें। इस तरह बहुत सारा चीज है। सिल्वर कहाँ से आता था? तो देख लीजिए, सिल्वर अफगानिस्तान से आता था, ईरान से आता था। उसी तरह से टीन कहाँ से आता था? तांबा बनाने के लिए तो महाराष्ट्र से आता था टीन का, है ना। लाइम यानी चूना, जिससे पेंटिंग वगैरह बनाते हैं, अफगानिस्तान, बिहार से भी चूना, राजस्थान से, ये सब एरिया से आता था, है ना। अब इस तरह से हमने दिखा दिया कि, है ना, कि बहुत सारी चीजें जो होती थी वो इंपोर्ट होता था। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है। बहुत सारी चीजें हैं जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में आपको पता होना चाहिए कि ये सब क्या क्या होता था। ठीक है, आगे की बात करते हैं। विच मटेरियल डिड द हड़प्पन यूज इन मेकिंग वुड? कौन, है ना, कौन सा मटेरियल यूज करता था हड़प्पन मेकिंग प्लाव, मतलब कि हल जोतने के लिए किस चीज का इस्तेमाल करते थे? तो लकड़ी का हल होता था। आज भी लोग लकड़ी का हल इस्तेमाल करते हैं। व्हाट इज द शोइंग ऑफ द what is the sowing and reaping month of the हड़प्पन people? किस महीने में फसलों को काटते थे और किस महीनों में फसलों को बोते थे? तो सोइंग और रीपिंग का टाइम क्या होता था? सोइंग और रीपिंग का टाइम क्या होता था हड़प्पन पीपल का? तो नवंबर में सोइंग होती थी और अप्रैल में रीपिंग होती थी, रिस्पेक्टिवली ऐसे ही होता था। ठीक है, और फिर क्या हो जाता था? अप्रैल में सोइंग होती थी, नवंबर में क्या होता था? ये होता था, रीपिंग होता था। ठीक है, आगे की बात करते हैं। व्हाट, हाउ मेनी सील्स वर फाउंड इन द वेरियस साइट्स, है ना, कितने सारे सील्स मिले हैं इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन? तो 2000 सील्स अप्रोक्सीमेटली, 2000 मुहरे मिला है। मुहरे, सील आज भी यूज करते हैं ना, स्टैंप जिसको आज कहते हैं, स्टैंप 2000 मिला है। ठीक है, ठीक है, तो इस तरह से एक बाद में हड़प्पन साइट्स वेयर द मैक्सिमम नंबर ऑफ सील्स फाउंड, और वो मैक्सिमम सबसे ज्यादा कहां मिला है? मोहनजोदाड़ो में सबसे ज्यादा, 1000 सिर्फ मोहनजोदाड़ो में मिला है ना। 2000 में 1000 मोहनजोदाड़ो में मिला है। तो इतने सारे क्वेश्चन है, सब इंपॉर्टेंट है। सीयूईटी का क्वेश्चन इसमें से कोई एक बन सकता है। आप एक बार गो थ्रू हो जाइएगा, सब आपको ध्यान रहेगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, है ना, बात को आगे बढ़ाते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन में बहुत सारे क्वेश्चन कराने के लिए बहुत सारे क्वेश्चन करा सकते हैं, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन कराने से कोई फायदा नहीं है। आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लीजिए, जो ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन बनता है उसको देख लीजिए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही पूछा जाएगा, 1 नंबर का क्वेश्चन होगा जिसका एक आइडिया, जिसमें एक क्वेश्चन में एक आइडिया होगा, वैसा क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। तो अब आगे बढ़ते हैं। हु वेयर द फर्स्ट यूज द इंग्लिश बॉन्ड मेथड, है ना, इंग्लिश बॉन्ड मेथड, अरेंजमेंट ऑफ द ब्रिक्स एंड अल्टरनेट हेडर्स एंड स्ट्रेचेज, है ना। अरेंजमेंट, बॉन्ड मेथड क्या होता है? बॉन्ड मेथड मतलब ईंटों की जुड़ाई का कला, है ना,
कैसे ईंटों को जोड़ो कि वो एक दूसरे को मकान का वजन ले ले, उसको बॉन्ड मेथड कहते हैं। तो बॉन्ड मेथड कौन सा कहाँ पर यूज हुआ था? पहले बार ईंटों को अरेंज करने का, अरेंज किया हुआ ईंटा कहाँ मिला? तो हड़प्पा में मिला है, जो कि अरेंज किया हुआ है एक दूसरे पर, जैसे आज क्रॉस करके कैसे अरेंज करके बिल्डिंग बनाते हैं, जो कारीगर होता है कैसे क्रॉस करके रखता है, ठीक है। तो उसी पैटर्न में वो मिला है, ठीक है। आगे क्या कहता है? व्हाट वाज द डायमेंशन ऑफ द ग्रेट बाथ ऑफ द मोहनजोदड़ो। ग्रेट बाथ क्या होता था? तो एक स्विमिंग पूल, एक बड़ा सा राजा का घर मिला है, महाराजा का, जिसमें स्विमिंग पूल बीच में है, तो उसका नाम दिया गया ग्रेट बाथ। तो ग्रेट बाथ का स्ट्रक्चर क्या था, मतलब लाइन एंड लेंथ क्या था? तो 11.80 इंटू 7.01 इंटू 2 इतना मीटर्स में, यानी 11 से लेकर 12 मीटर लंबा, 7 मीटर चौड़ा और 2.5 मीटर गहरा, ऐसा क्या था? स्विमिंग पूल था, है मिला है। जो कहाँ मिला है? जो मोहनजोदाड़ो मिला है। मोहनजोदाड़ो में इतना बड़ा स्विमिंग पूल मिला है, समझ में आ रही बात है ना? 11 मीटर काफी लंबा होता है, ठीक है। आगे की बात करें, विच ऑफ द रीजन एंड विच रीजन हैड द एक्सेलेंट ड्रेनेज सिस्टम इन द हड़प्पा के कौन सा एरिया में ड्रेनेज सिस्टम है, नाली वगैरह, नाला जो है घर से नाले की निकाल, किस एरिया में मिलता है? तो खेतरे एंड कनोसिस 2 एरिया है जहां पर एक नाला बहुत सारा मिला है, यानी घर से निकलने के लिए, नाले पानी को निकलने के लिए। व्हाट वाज द एज एंड व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन ड्रेनेज, है ना? तो ये क्या करता था? ये सैनिटेशन के लिए यूज होता था, ठीक है। आगे तो इतने सारे चीजें हैं। अब इससे क्या है, एक एक नंबर, है ना। आगे पूछता है, क्या कहता है? व्हाट डज द मेलुका इन द सेरिमन डॉक्यूमेंटेशन मीन, यानी सेरिमन डॉक्यूमेंटेशन किया गया, मेलुका का मतलब क्या होता है? उसमें डॉक्यूमेंटेशन जो बुक मिली है ना, जो लिपि पत्र मिली है, उसमें इसका मतलब होता है, मेलुका का मतलब होता है इंडस वैली। मेलुका का मतलब होता है इंडस वैली, है ना, ठीक है। नेम द इंडस वैली वेयर द वर्कमैन क्वार्टर्स एंड देयर वर्किंग प्लेटफॉर्म्स वेयर अनरिच्ड, है ना। तो वर्किंग क्वार्टर्स जहां पर था, जहां पर वर्किंग काम करने के लिए जगह जो बना था, वो हड़प्पा में मिला था, ऐसा जहां पर वर्क करते थे लोग, ठीक है। तो इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन है और हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। अब कहता है विच हड़प्पन, आगे बढ़ते हैं, विच हड़प्पन साइट वाज द प्रेजेंट इन द डेज ऑफ सेंट्रल एशिया। सेंट्रल एशिया में कौन सा प्रेजेंट डे में अभी भी मौजूद है वो साइट? सेंट्रल एशिया में कौन सा है? तो अतल्य डीपे, अल्त्यान डीपे, है ना, जो कि उस तरह का हड़प्पन साइट है जो कि सेंट्रल एशिया में, यानी कि इंडिया के बाहर भी है, ठीक है। आगे की बात करते हैं, ठीक है। बहुत सारा क्वेश्चन है जो इसमें इंपॉर्टेंट है, वो कर लेते हैं, बहुत जो एक एक नंबर का देख लेते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है उसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। आगे कहते हैं विच हड़प्पन साइट्स वाज नियर टू द आर्यंस बॉर्डर, ईरानियन बॉर्डर के नजदीक कौन सा हड़प्पा का साइट है? तो सुरका जेंड्रो जो जगह है ना हड़प्पन सिविलाइजेशन का, वो ईरान के नजदीक है। विच हड़प्पन साइट्स वाज द प्रैक्टिस ऑफ द ट्रिफिलिनेशन प्रिविलेशन, है ना। तो कौन सा साइट जहां ट्रिफिलिनेशन प्रिविलेंस था? ट्रिफिलेशन क्या होता है? ट्रिफिलेशन मतलब होता है कि छान करके, गंदगी को छान करके निकालते हैं, तो उसको ट्रिफिलेशन कहते हैं, है ना। तो ट्रिफिलेशन कहाँ होता था? गंदगी को छान करके निकालने का काम कहाँ होता था? लोथल में होता था, ठीक है। नेम द इंडस वैली साइट वेयर द मैसिव फोर्टिफिकेशन ऑफ वेल सेमी अंडर ड्रेस्ड स्टोन फाउंड, जहां पर बहुत अच्छा स्टोन मिला है, सबसे अच्छा, वो जगह का नाम बताइए। तो सूटा जेंडोर था, है ना। कालीबंगा के बारे में जान जाइए, कालीबंगा क्या है? वेयर वाज द मेन इंच ऑफ ह्यूमन टेरिकोट फिगर फाउंड, मतलब जो कालीबंगा में क्या होता था, कपड़े का काम होता था, और कपड़े का जो आर्किटेक्चर मिला है वो कालीबंगा में मिला है। उसके बाद अगला देख लेते हैं लोथल। लोथल क्यों फेमस था भाई? लोथल में क्या हुआ है
वेयर इज द इंडस वैली वाज टेराकोटा। टेराकोटा एक आर्किटेक्चर होता है कपड़े पर, टेराकोटा ऐसे आज भी टेराकोटा आर्किटेक्चर होता है, ऐसे ऐसे कपड़ों में टेराकोटा डिजाइनिंग होती है। तो टेराकोटा सुरकोटा में टेराकोटा का डिजाइनिंग मिला है, ठीक है। उसके बाद विच ऑफ द इंडस रीजन वाज द टीथ ऑफ द हॉर्स, कहां पर किस रीजन में, इंडस वैली के रीजन में घोड़े की दांत मिली है, ठीक है। तो टीथ ऑफ द हॉर्स जो मिला है राणा चुंगडाई, राणा चुंगडाई का एक्सकवेशन हुआ तो वहां पर घोड़े का दांत मिला है। तो इस तरह से बहुत सारी जानकारी मिल रही है। विच ऑफ द इंडस वैली, हाँ ये तो हो गया। इन विच इंडस वैली साइट्स वेयर द मेसोपोटामिया सील फाउंड, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको एकदम जान लीजिए, है ना। मेसोपोटामिया सील फाउंड कहाँ किस मिला है, कौन से जगह पर मिला है मेसोपोटामिया का, तो कालीबंगा। अब याद रखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेसोपोटामिया की जब बात आती है ना तो ट्रेड की, वर्ल्ड ट्रेड की बात आती है, और सील की बात आती है तो वर्ल्ड ट्रेड का होता है। यानी कि इन सब क्वेश्चन से निकल करके यही आता है कि ये जो वर्ल्ड ट्रेड उस समय होता था मेसोपोटामिया से होता था, और सील इसलिए इस्तेमाल करते थे क्योंकि सील के जरिए वहां पर पता आइडेंटिफिकेशन दिया जाता था, मुहर इसीलिए लगाया जाता था कि कहां से सामान आया है उसका पता कैसे चलेगा, तो प्रोडक्ट पर मुहर लगा देते थे, ठीक है, समझ में आ रही बात। तो ये सील जो मिला है वो कहाँ मिला है, कालीबंगा में, जिससे हड़प्पन का नहीं, वो ये उस मेसोपोटामिया वाली सील मिली है, ठीक है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि सारा हो गया। एक मोहनजोदाड़ो के बारे में एक दो चीजें और जानकारी ले लेते हैं, कालीबंगा, मोहनजोदाड़ो, ये सब के बारे में। तो मोहनजोदाड़ो के बारे में एक और है, इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट हैड द पब्लिक वेल टू रीच इन द लेन, मतलब पब्लिक वेल होता था, पब्लिक वेल होता था, पब्लिक मतलब पब्लिक के लिए रीच इन द लेन, मतलब कि ऐसा नगर बना हुआ था कि जो रास्ता होता था ना वो आसानी से अपने अपने घरों में लोग जा सके, मतलब कि एकदम क्रॉस चेक्ड होता था, मतलब कि लेन में बना हुआ था मोहनजोदाड़ो में, ठीक है। वेयर द सील विदाउट इंस्क्रिप्शन फाउंड, जहां पर इंस्क्रिप्शन नहीं, कुछ की छपा हुआ नहीं है, सिर्फ सील है, उस पर कुछ लिखा हुआ नहीं है, कुछ चित्र बना करके छपा हुआ, ऐसा कहाँ मिला है, तो ऐसा मिला है मोहनजोदाड़ो में, ठीक है। तो मोहनजोदाड़ो में बहुत से ग्रेट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, इसमें देखिए तो ज्यादातर चीजें कालीबंगा, मोहनजोदाड़ो, कालीबंगा जो मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, ये तीन ऐसी मेजर एरिया है जहां पर सबसे ज्यादा साक्ष्य मिलते हैं, यानी कितना सारा इंफॉर्मेशन, एक बुक ही बन जा रहा है पूरा पढ़ते पढ़ते। सिर्फ इंडस वैली सिविलाइजेशन से लगभग 250-300 क्या 500 को आइडियाज मिल रहा है, यानी सोचो कि कितना चीजों के बारे में हमको जानकारी लेना है इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में, यानी पूरी सभ्यता है, बहुत सारी चीजें थी, ठीक है। और उसके लेकर के अभी इसमें चलते हैं, कुछ और क्वेश्चन करके देखते हैं कितने और इंडस वैली सिविलाइजेशन से और कितने। हाँ, इंडस वैली सिविलाइजेशन अब खत्म होने वाला, तो इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन खत्म करके क्या करेंगे कि अगला बार डिस्कस करेंगे दूसरी टॉपिक्स। आज इंडस वैली सिविलाइजेशन कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं, तो आगे बढ़ते हैं। व्हाट वाज द मोस्ट प्रोबेबल पर्पस ऑफ द ग्रेट बाथ ऑफ द मोहनजोदाड़ो, यानी मोहनजोदाड़ो में जो स्विमिंग पूल बनाया गया उसका मेन पर्पस क्या है, तो उसका मेन पर्पस है रितुलास्टिक बाथिंग, यानी कोई पूजा पाठ वगैरह होता था ना, उसको उस समय सब लोग उसमें नहाते थे, ठीक है, तो इसीलिए वो बाथ बनाया गया था, ग्रेट बाथ उसको कहा गया था, ठीक है, समझ में आ रहा है बात। आगे, हाउ मेनी एंट्रेंस डिड द ग्रेट बाथ एट द मोहनजोदाड़ो, ग्रेट बाथ में अंदर जाने का, यानी कि स्विमिंग पूल की तरफ अंदर जाने का, हॉल में जाने का कितना रास्ता है, कितने पॉइंट से अंदर, कितने दरवाजे उसमें है जिससे अंदर जा सकते हैं, तो 6 दरवाजे हैं, यानी 6 रास्ता, 6 यानी 6 दरवाजे से, ठीक है। और क्या कहता है कि नेम द, हाँ, नेम सम ऑफ द कोस्टल टाउन्स ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंडस वैली के सिविलाइजेशन के किनारे, नदी के किनारे यानी समुद्र के किनारे कोई ऐसे शहर का नाम बताइए जो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन को करता हो, तो लोथल जो है जो समुद्र के किनारे है, और सुरकोटा जो है वो भी समुद्र के किनारे है ना, और ये है बालाकोट है, ये भी समुद्र के किनारे है, एंड अल्लाधिनोह ये भी समुद्र के किनारे है, द ग्रीक ये सब भी समुद्र के किनारे हैं। तो ये सब क्या थे, ये सब समुद्र के किनारे की सभ्यता थी, ठीक है ना। ग्रीक का अलग क्वेश्चन है, ग्रीक का यहाँ का क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये चीजों को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि आगे क्या है, ठीक है। हु कॉल्ड द कॉटन एज सिंडोम, कॉटन को किसने सिंडोम कहा था, तो कॉटन को सिंडोम कहने वाले कौन थे,
तो ग्रीक लोग कॉटन को सिंडम बोलते थे। क्या बोलते थे? सिंडम बोलते थे। कौन बोलते थे? ग्रीक वाले बोलते थे। ग्रीक वाले क्या बोलते थे? कॉटन को सिंडम बोलते थे। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं, है ना। हु डज द सील एंड इंडस वैली सिविलाइजेशन प्रोबेबली प्रेजेंट, है ना। इंडस वैली सिविलाइजेशन में सील जो होता था, है ना, हु डज, कहाँ लिखा है? What is the purpose of the seal? Who were the originally the number? who were the originally the number and numerical सिस्टम? कौन नंबर से न्यूमेरिकल सिस्टम को पहले बताया था? तो नंबर न्यूमेरिकल सिस्टम में हड़प्पा में पता चला था, है ना। और यहाँ पर व्हाट इज द पर्पस ऑफ द एनिमल एंड द पशुपति महादेव सील हैव? महादेव सील जो मिला है, जिस पर पशुपति का, शंकर भगवान का जो मूर्ति है, उसका पर्पस क्या है? प्रोबेबली दे पेयर द व्हीकल ऑफ द गॉड पशुपति। वो क्या कहते थे कि उसके इस्तेमाल दान पात्र वगैरह में डालने के लिए, भगवान शिव की पूजा करने के लिए करते थे। ठीक है, आगे की बात करते हैं, इन विच एज वाज द प्रिंटेड पॉटरी फर्स्ट यूज्ड? प्रिंटेड पॉटरी यानी बर्तन के ऊपर प्रिंटिंग का काम सबसे पहले किस एज में किया गया, किस टाइम में, कहां पर? तो कैलियोलिथिक एज में। कैलियोलिथिक एज में पहले हमने बता दिया था कि वहां पर थोड़ा सा पेंटिंग, जो बर्तन बनते थे ना, उस पर डिजाइनिंग वगैरह की जाती थी। ठीक है, तो उस स्टेज में पहली बार होती थी डिजाइनिंग। ठीक है, नेम द हिस्टोरियन हु क्लेम दैट टू हैव द डिसिफर्ड ऑफ हड़प्पन स्क्रिप्ट। वो हिस्टोरियन का नाम बताइए जो कहते हैं कि हड़प्पन एक्सकवेशन में जो सारे शिलालेख यानी स्टोन इंस्क्रिप्शन मिला है, उसको डिसिफर किया। डिसिफर किया मतलब उसको पढ़ सका है कि क्या उसमें लिखा हुआ। ठीक है, तो उनका नाम याद रखो, एस.आर. राव। एस.आर. राव पहले ऐसे व्यक्ति हैं जो हड़प्पन सिविलाइजेशन के में लिखे हुए पत्थरों पर लिखा हुआ इंस्क्रिप्शन को क्या किए हैं कि डिकोड कर पाए हैं, उसमें क्या लिखा हुआ है वो समझ पाए हैं, है ना। फादर ऑफ हिराज के फादर थे एंड केन वर्मा के फादर थे। इन्होंने पढ़ लिया था उसको। ठीक है, चलो आगे। व्हाट वाज द मेन कंसर्न ऑफ द हड़प्पन टाउन प्लानर? हड़प्पन टाउन प्लानर का मेन कंसर्न क्या था? क्यों ये टाउन ऐसे बनाए थे? तो उनका मुख्य मुद्दा क्या था? मेन कंसर्न क्या था, है ना। मेन कंसर्न ऑफ टाउन प्लानर, तो इनका मेन कंसर्न था टू प्रोटेक्ट द टाउन फ्रॉम द फ्रीक्वेंट फ्लड। यहाँ बाढ़ आता था, बाढ़ से बचाने के लिए टाउन प्लानिंग किए थे कि शहर जो रहेगा बाढ़ से बच करके रहेगा, है ना। मेन यही का पर्पस था। विद व्हाट फिगर वाज द हड़प्पन प्रॉपर्टी जनरली डेकोरेटेड? विथ व्हाट फिगर द हड़प्पन पॉटरी जनरली डेकोरेटेड? किस तरीके से हड़प्पा का जो बर्तन होता था उसको डेकोरेट किया जाता था? तो उस पर ट्रीज बनाए जाते थे, सर्किल बनता था, और क्या बनता था? इन सम केसेज विथ ह्यूमन फिगर, और इंसान कुछ कुछ बर्तन पर बना देते थे। तो ऐसे पेंटिंग करते थे बर्तनों पर, है ना। क्या बना करके? तो कहीं पेड़ बर्तन पर बना दिए, कहीं इंसान बना दिए, कहीं कुछ ऐसे करके वो पेंटिंग करते थे। फिर उसके बाद, है ना, पीपल गॉड ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज ए प्रोटोटाइप ऑफ विच गॉड? पीपल गॉड के यानी पीपल के रूप में, पीपल के पौधे के रूप में गॉड को की पूजा करने की जो परंपरा होती है और मिली है, वो क्या बताता है? तो वो वैदिक, है ना, प्रजापति को की बताता है कि वेदों में प्रजापति की जो जिक्र होता है, राजा का जिक्र होता है, तो वैदिक प्रजापति को की चर्चा करती है। पीपल गॉड को क्या कहा है? वैदिक प्रजापति हैं। ठीक है, ओके, आगे की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉरेन लैंड वाज द सी ट्रेड फ्रॉम द लोथल प्रोबेबली कैरिड? है ना, कौन सा विदेश था जहां से लोथल में व्यापार होता था? तो वेस्ट एशिया से लोथल में व्यापार ट्रेड वगैरह होता था। लोथल वाले जगह से क्या होता था? वेस्ट एशिया में ट्रेड होता था। ठीक है, आगे की बात करते हैं। व्हाट मटेरियल वाज द यूज टू द हड़प्पन इन द मेकिंग ऑफ ब्रिक्स? क्या इस्तेमाल करते थे हड़प्पन ईंट बनाने में? मिट्टी इस्तेमाल करते थे। तो मिट्टी में क्या होता था? उसमें और कुछ डालते थे क्या? तो
अलुवियल सॉइल, अलुवियल सॉइल दोमट मिट्टी को कहते हैं, जिसमें रेत होता है और मिट्टी का अंश होता है, उसको क्या कहते हैं, अलुवियल सॉइल कहते हैं। तो अलुवियल सॉइल से ईंट बनती थी, ठीक है। व्हाट वाज द जनरल प्रैक्टिसेस ऑफ डिस्पोजिंग द डेड इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन। जो मर जाता था उसको कैसे डिस्पोज करते थे, यानी जानवर मर गया, आदमी मर गया, तो उसको कैसे डिस्पोज करते थे। जैसे आजकल आदमी को हम लोग हिंदू में क्या करते हैं, जला देते हैं, जानवरों को क्या करते हैं, दफना देते हैं, ठीक है। तो वो क्या करते थे, वो लोग क्या करते थे, डिस्पोज करने के लिए क्या करते थे, तो वो क्या करते थे, एक्सटेंडेड इनह्यूमिनेशन है ना। तो ये क्या करते थे, उसको दफनाते थे, क्योंकि बहुत सारा हड्डी वहां पर मिला है, ठीक है, इनह्यूमिनेशन, ठीक है। आगे, व्हाट वाज द प्रोबेबली द चीप मींस ऑफ द ट्रांसपोर्ट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। क्या इस्तेमाल करते थे इधर से उधर जाने के लिए, कौन सा व्हीकल इस्तेमाल करते थे, तो बुल्लक कॉट मतलब बैलगाड़ी जिसको कहते हैं, तो वो बैलगाड़ी का इस्तेमाल करते थे, ठीक है। बैलगाड़ी, उस सिविलाइजेशन वाले बैलगाड़ी सिविलाइजेशन वाले थे लोग, है ना। व्हाट वाज द मास ऑफ द मोस्ट फ्रीक्वेंटली फाउंड वेट इन द इंडस सिविलाइजेशन। क्या मास होता था, कितने ग्राम का ये बटखारा रखते थे, बटखारा कितने ग्राम का होता था, तो मैक्सिमम कितना बड़ा बटखारा होता था। जैसे आजकल मैक्सिमम तो 1000 किलो तक का हो जाता है ना। तो उस समय था 13.764 ग्राम, यानी 13.5 ग्राम का मैक्सिमम वजन का बटखारा, यानी हल्के हल्के में खाते थे, तोलते थे, ठीक है ना। चलो आगे, नेक्स्ट, व्हाट वाज द मास ऑफ द स्मॉलेस्ट वेट। स्मॉलेस्ट वेट क्या होता था, ये मैक्सिमम 13.5 ग्राम होता था, और स्मॉलेस्ट क्या होता था, 1 ग्राम से भी कम, यानी बहुत छोटी छोटी बाट रखते थे, बहुत छोटे छोटे बाट रखते थे, ठीक है। आगे की बात करते हैं, है ना। उसका व्हाट वाज द मास ऑफ द लार्जेस्ट वेट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। लार्जेस्ट वेट वाला इंडस वैली सिविलाइजेशन में कितना होता था, लार्जेस्ट, ये दो है। व्हाट वाज द मोस्ट फ्रीक्वेंटली, सबसे ज्यादा जो कॉमन यूज करते थे 13 ग्राम वाला यूज करते थे। सबसे बड़ा जो वाट होता था 10 किलो यानी 11 किलो का होता था, 10.97 किलोग्राम का होता था, ठीक है। तो सबसे ज्यादा जो यूज में आता था 13 ग्राम से काम चला लेते थे, ठीक है, सारी चीजें, ठीक है। आगे की बात करते हैं, है ना। नेम सम ऑफ द ग्राम्स, सम ऑफ द गेम्स प्लेड इन हड़प्पन सिविलाइजेशन। कौन कौन सा गेम खेला जाता था उस समय। गेम एक अच्छा चीज है कि हिंदुस्तान में गेम भी बहुत पहली परंपरा रही है, उस सिविलाइजेशन से भी लोग खेल खेलते हैं। तो आप खेल का नाम बताते हैं कि क्या खेलते थे, तो मार्वल्स यानी मार्बल होता है पत्थर, पत्थर से खेलते थे। डाइस मतलब होता है जो खेलते हैं ना, जिसको चौरस कहते हैं, यानी जुआ वगैरह खेलते हैं डाइस से, है ना। बुल फेदरिंग, है ना, जानवरों के मतलब, है ना, बुल फाइटिंग, फेदरिंग नहीं, बुल फाइटिंग, यानी जो आज भी जानवर को लड़ाया जाता है, ठीक है ना। बॉल से भी खेलते थे। टॉय गेम्स, है ना, खेलने वाला खिलौना होता था, खिलौना से खेलते थे। और आर्करी धनुष से खेलते थे। क्ले मोल्डेड, क्ले से बना हुआ कुछ क्या था, क्ले मोल्डेड क्या होता था, लिंग्स, है ना, कुछ ऐसा मिट्टी का बना हुआ कुछ चीज होता था, उससे खेलते थे। व्हाट शेप डिड द हड़प्पन टाउन हैव। हड़प्पन टाउन का आकार कैसा था, तो दे हैड द रेक्टेंगुलर शेप। पूरा हड़प्पन शहर देखेंगे तो रेक्टेंगुलर कैसा होता है, तो इस शेप में हड़प्पा बना हुआ था, रेक्टेंगल शेप में बना हुआ था, ठीक है। आगे की बात करते हैं, है ना। इन विच मंडला द ऋग्वेदा, ऋग्वेद के किस मंडल में हड़प्पा रिफ्यूज्ड, मतलब हड़प्पा को रिफ्यूज करते हैं, किस वेद में रिफ्यूज करते हैं, तो ये वेद है ऋग्वेद के मंडल में। कौन से मंडल में, तो हरियुपुरा मंडल है ऋग्वेद का, वहां क्या करते हैं, रिफ्यूज इन द ऋग्वेदा, हाँ, और ऋग्वेदा को रिफ्यूज किया उस मंडल में, ठीक है। नेम द ऑथर ऑफ द प्री हिस्टोरिक इंडिया। प्री हिस्टोरिक इंडिया के बारे में लिखने वाले जो कवि राइटर हैं, इतिहासकार हैं, जो प्री हिस्टोरिक इंडिया के बारे में लिख रहे हैं, उनका नाम है क्या, पिघोटा, है ना, वर्ल्ड, है ना। तो इस तरह से आगे, नेम द ऑथर ऑफ द रूट ऑफ द एंशिएंट इंडिया। एंशिएंट इंडिया के रूट को लिखने वाले कौन है, तो वाल्टर
फ्रेंसी सर्वर। और एक लास्ट क्वेश्चन है, पूरा पढ़ पाएंगे या नहीं। व्हाट वाज द एस्टेब्लिशमेंट पॉपुलेशन ऑफ, उस समय जो हड़प्पा मोहनजोदाड़ो की पूछ रहे हैं, मोहनजोदाड़ो जो शहर बना था उसका एस्टेब्लिशमेंट पॉपुलेशन कितना था, कितनी आबादी के साथ वो शहर रह रहा था। तो उसकी एस्टेब्लिशमेंट आबादी थी उस समय 35,000 अप्रोक्स। उस शहर में कितने लोग रह रहे थे, तो 35,000 लोग रह रहे थे। तो देखिए सिर्फ इंडस वैली सिविलाइजेशन से इतना सारा क्वेश्चन, अभी मैंने क्या क्या कवर किया है, मैंने आप जो कवर किया उसको रिकैप कर देता हूं कि मैंने जो जो चीज पढ़ाई थी उसमें से आज मैंने बहुत सारे क्वेश्चन आपको कवर किए हैं। तो सबसे पहला यहां से आ जाता है प्री हिस्टोरिक एज से मैंने बहुत सारे क्वेश्चन करवाए हैं। उसके बाद मैंने दूसरा चीज करवाया क्या, प्री हिस्टोरिक एज में लगभग 50-100 क्वेश्चन मैंने करवा दिए। उसके बाद करवाया इंडस वैली सिविलाइजेशन में लगभग 150-200 क्वेश्चन मैंने करवा दिए। ठीक है, तो इस तरह से आप देखिए कि एक मेजर हिस्सा जो इंडस वैली सिविलाइजेशन से आपकी प्रिपरेशन की थी वो कवर हो गया है ना। अब इसके बाद शुरू हो जाएगा वैदिक एज। वैदिक एज से अगली क्लास में हम आपको वैदिक एज के सारे क्वेश्चन करवाएंगे, है ना। सारे क्वेश्चन करवा देने से आपको एकदम अश्योर हो जाएगा कि अब जो क्वेश्चन आएगा इन्हीं सब एरिया से आएगा। इतना रिपीटेशन का मतलब होता है, पहले तो मैंने एक्सप्लेनेशन के साथ आपको पढ़ाया, फिर अब क्या किया मैंने सारे क्वेश्चन करवा दिए। अब क्या कीजिएगा, आप टेस्ट पेपर उठाइएगा, आप टेस्ट पेपर उठा करके टेस्ट को सॉल्व कीजिएगा। इन्हीं सारे में से कोई एक क्वेश्चन होगा, क्योंकि इससे ऊपर का क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता है। ठीक है, समझ में आ रही बात। तो आप पूरे डिटेल से पढ़ते जाइए, इसको समझते जाइए स्टूडेंट। फिर हम मिलेंगे और अगले लेक्चर में अगले दिन फिर एक सारे क्वेश्चन, पहले अब तक जितने मैंने पढ़ाए हैं उसको पहले क्वेश्चन करवा देते हैं, वो सारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम आगे बढ़ेंगे, फिर उसको क्वेश्चन के साथ कंक्लूड करेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग मी, सी यू इन नेक्स्ट क्लास, सी यू टुमारो।